हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया है जहाँ हमने उसकी कुछ एमसीक्यूज डिटेल में डिस्कस किए हैं। एंड हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के हर एक टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जहाँ हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने ये सारी क्लासेस नहीं कवर किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की एक प्लेलिस्ट बना दी है सो दैट आपको बहुत ही ईजिली एक जगह सारी क्लासेस मिल पाएँ। तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो डाउट आपको किसी भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन, सीडब्ल्यूए फाउंडेशन, एसएससी सीजीएल जेएसओ, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के लिए हर एक एमसीक्यूज आप देखना बहुत रेलेवेंट है। एंड इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वही कवर किए गए हैं। तो सारे के सारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जो बेसिकली पार्ट 2 है एमसीक्यूज पे। जहाँ देखो हमारा पहला क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ दिस इज। आप देखो ज्योमेट्रिक मीन का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है कि बेसिकली जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है √a मल्टीप्लाई बाय b। बट जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला अपडेट करेंगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, तो 5√3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 243। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 243 टू द पावर 1/5। तो सबको आप 3 के बेस में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5। क्योंकि देखो 9 3 3 ज़ा 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। वैसे ही हमने सारा सॉल्व किया टू द पावर 1/5। अब अगर मान लो मल्टीप्लाई करना और बेस सेम है तो उस केस में हम पावर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो पावर ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टू द पावर 1/5। अब इस पावर को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 15 टू द पावर 1/5। और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 5 3, तो 3 का क्यूब दैट इज 27। क्लियर। तो उसका ज्योमेट्रिक मीन इन पांचों ऑब्जर्वेशन का कितना हो जाएगा 27। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा सी 27। नेक्स्ट, a man travels at a speed of 20 km/h and then returns at a speed of 30 km/h. His average speed of the whole journey is। ये हमने अपने हार्मोनिक मीन की क्लास में बताया था कि सिंपली हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30। बस ईजिली आप इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के। जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 60 जो कि हमने न्यूमरेटर में डाल दिया। एंड अगर इसका 60 एलसीएम है तो 20 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स और 30 के टेबल में आएगा 2 टाइम्स। बस इसको सॉल्व कर लो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 5 और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 24 km/h। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा स्पीड पे तो आप समझ जाना कि वहाँ पे आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, द हार्मोनिक मीन ऑफ 4 8 16 इज। हमने ऑलरेडी हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। क्लियर। अब आप क्या करो कि एलसीएम ले लो। यहाँ देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 4 के टेबल में भी 16 आता है, 8 के टेबल में भी 16 आता है और 16 के टेबल में भी 16 आता है। इसके अलावा अगर एलसीएम में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एलसीएम पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे सो दैट वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स, 8 के टेबल में आता है 2 टाइम्स एंड 16 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 6.8571। वैसे हम डेसिमल के बाद 4
डिजिट्स लेते हैं, बट आंसर में हमारे पास 6.85 दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6.85. क्लियर? नेक्स्ट consider a company with a staff of 60% who are distributed according to the value of annual compensation packages given under the following table. अब देखो, जो सीनियर लेवल मैनेजर्स हैं उनकी पैकेज कितनी है 4.50 lakhs, और कितने लोग सीनियर लेवल मैनेजर पे काम कर रहे हैं 8 लोग. वैसे ही मिडिल मैनेजर को जो ओवरऑल पैकेज मिल रहा है वो है 2.75 लाख का, और ओवरऑल 12 लोग एज मिडिल मैनेजर काम कर रहे हैं. जूनियर एग्जीक्यूटिव को मिल रहा है 1.5 लाख और 18 लोग काम कर रहे हैं. सुपरवाइजरी स्टाफ को 75,000 मिला है, दैट इज 75,000, और ओवरऑल कितने सुपरवाइजरी स्टाफ है 22. फाइंड द एवरेज एनुअल कंपनसेशन पैकेज फॉर द एंटायर स्टाफ. अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग. तो सिंपली हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, क्योंकि यहाँ देखो मीन पैकेज बोला है निकालने के लिए. तो सिंपली हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. क्लियर? अब देखो एक कॉलम आप बना लेना एफ एक्स का, मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स का टोटल निकालना, एफ का टोटल निकालना. ये हमने ऑलरेडी अपने अरिथमेटिक मीन का जब फॉर्मूलाज डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ वहाँ पे बताई थी कि अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है तो कैसे सोल्यूशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. ये डिस्क्रीट सीरीज़ है क्योंकि एक्स भी दिया एफ भी दिया हुआ है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. ये आएगा 112.5, और फ्रिक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी ऊपर गिवन था कि 60% हमारे पास वर्क कर रहे हैं. क्लियर? तो 112.5 डिवाइडेड बाई 60 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.875. मतलब अगर ओवरऑल हम इन सब की मिला करके ऑन एन एवरेज पैकेज देखें तो वो कितनी है 1,87,500. तो करेक्ट आंसर होगा ए. क्लियर? नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स द शेयर प्राइस कोटेशंस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड quoted in the first fortnight of May 2002. The mode for the above data is, अब ये इंडिविजुअल सीरीज है और मोड मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम टाइम अकर्स कर रहा है उसको हम किसका नाम देते हैं, मोड का. तो देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार अकर कर रही है. 188.75 एक कितने टाइम अकर कर रही है 2 टाइम्स. वैसे 193.75 देखो 1 2 3, 193.75 आ रहा है 3 टाइम्स. इसके अलावा देखते हैं और कोई वैल्यू जो हमें रिपीट होती हुई दिख रही है 183.75. इसकी भी फ्रिक्वेंसी कितनी है 2. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी हो गई 193.75 की, तो मोड भी क्या हो जाएगा 193.75. दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 150 चिल्ड्रेन. द ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू 3 सब ग्रुप्स with A, B, C in the ratio of 2:5:3 respectively. The average age of the children in the subgroup A is 8 years. The average age of the children in the subgroup B is 10 years. The average age of the children in the subgroup C is 12 years. What is the average age of all the 150 children in the group? अब देखो सिंपली यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मीन नहीं, हमें यहाँ पे निकालना है कंबाइंड मीन. और हमने 2 सीरीज़ की हेल्प से कंबाइंड मीन बताया था. यहाँ बेसिकली हमारे पास 3 सीरीज़ है. हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. बट अब यहाँ पे देखो कंबाइंड मीन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक सीरीज़ एड ऑन कर देंगे, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, जो कि मेरे पास दिया हुआ है 150 चिल्ड्रेंस. क्लियर? यहाँ पे बेसिकली मीन किसको डिनोट करा, एवरेज एज को. तो फर्स्ट ग्रुप की एवरेज एज है 8, सेकंड की है 10 और थर्ड की है 12. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 150 चिल्ड्रन को 2:5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ए में कितने चिल्ड्रन होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे 30. वैसे ही अगर हम बी का कैलकुलेट करें 150 मल्टीप्लाई बाय 5/10 तो ये हो जाएगा 75, और सी में हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 3/10 दैट इज 45. तो ए, बी और सी मिला करके हमारे पास n1, n2, n3 भी आ गया, और इन तीनों को टोटल करने पे भी कितना आएगा 150. बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं. n1 था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सब ग्रुप ए में कितने चिल्ड्रन थे 30, और उनकी एवरेज एज कितनी है 8, दैट इज मीन 1 कितना है 8, प्लस सेकेंड में ऑब्जर्वेशन
सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितना है 75 मल्टीप्लाई बाय उनकी एवरेज एज कितनी है 10 प्लस थर्ड में ऑब्जर्वेशन है 45 और उनकी एवरेज एज है 12 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 75 प्लस 45। बस इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे जो एवरेज एज आ रही है वो आ रही है 10.2 ईयर्स। मतलब ये जो 150 चिल्ड्रन का एक ग्रुप है उनकी ओवरऑल जो एवरेज एज आ रही है वो आ रही है 10.2। सब ग्रुप ए वालों की थी 8, सब ग्रुप बी वालों की थी 10 और सब ग्रुप सी वालों की थी 12। पर जब हम ऑन एन एवरेज सबकी निकाल रहे हैं तो ओवरऑल कितनी एज आ रही है 10.2 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the number of patients treated in a dental office on Mondays was recorded for 11 weeks. What are the mean median mode for this set of data? अब ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने मीन भी कैलकुलेट करना बताया, मीडियन भी कैलकुलेट करना बताया, एज वेल एज मोड भी कैलकुलेट करना बताया है। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की हो तो सबकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से ये आप कवर कर सकते हो। देखो सबसे पहले मोड कैलकुलेट करना इज़ वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे देखो 328 है तो मोड क्या होगा 28। मतलब आंसर ए बी या सी में से कुछ भी हो सकता है बट डी नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सब में हमारे पास मीन अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर हम मीन कैलकुलेट कर लें तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। और मीन तो बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? तो ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है, इसको ऐड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 198 डिवाइडेड बाय 11। तो हमारा इसके बेसिस पे जो मीन आएगा वो आएगा 18। क्लियर? और हमारे पास 18 सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, मीन 18। अगर आप चाहो तो आप मीडियन खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है मीडियन का। तो आप मीडियन भी कैलकुलेट कर लेना। चलो हम कर ही देते हैं। हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशन है, दैट इज ऑड, तो 11/2 टर्म होगा, दैट इज 12th टर्म। 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 6th टर्म। अब जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो आपका 6th टर्म आता 17, और ये आप चेक करके देख लेना। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The numbers of monitors sold by a computer store on 11 consecutive business days are listed below. Again mean median mode पूछा है सेट ऑफ डेटा का, और इस क्वेश्चन का हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। सेम पैटर्न पे था जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कराया है, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जहां मीन आएगा 14, मीडियन आएगा 11 और मोड आएगा 10। नेक्स्ट, इफ मीन इज 11, मीडियन इज 13, देन वैल्यू ऑफ मोड इज, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। और असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगाएंगे बेटा, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सिंपली मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता। बट देखो क्या मीन और मीडियन इक्वल है, नहीं। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एम्पेरिकल रिलेशन। और एम्पेरिकल रिलेशन क्या था, असिमेट्रिकल रिलेशनशिप ऑफ मीन, मीडियन, मोड, जो कि बेसिकली था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं सो दैट अब वो क्लासेस पहले कवर कर पाओ। मीडियन कितना है 13 और मीन कितना है 11। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 39 और ये आएगा 22। इसको माइनस करने पे आंसर आएगा 17, तो करेक्ट आंसर होगा डी, 17। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7, वन ऑफ द नंबर्स 13 इज डिलीटेड। What is the mean of the remaining 10 numbers? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन x अपॉन n। मीन हमारे पास कितना है 7 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 11, तो 7 इज इक्वल टू समेशन x अपॉन 11, और हम कह सकते हैं कि समेशन x कितना हो जाएगा 77। अब हमसे कह रहा है कि इस 77 में से हम एक नंबर डिलीट करें 13। तो अगर एक नंबर डिलीट करेंगे तो जो मेरे पास न्यू समेशन x आएगा वो हो जाएगा 77 माइनस 13, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो अभी तक 11 था वो कितना हो जाएगा -1, दैट इज 10। और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 64। वही चीज़ पूछ रहा है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर। 10 नंबर ही रिमेनिंग हो रह गया, तो अब इससे अगर मीन कैलकुलेट करना हो तो मीन क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 6.4। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 6.4। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नोन एज एवरेजेस। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ अपनी क्लास में। व्हेन ऑल वैल्यूज अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी देयर इज नो
मोड, मीन, मीडियन, नन ऑफ दीज। अगर इक्वल फ्रिक्वेंसी के साथ सारी की सारी वैल्यूज अकर कर रही हैं तो मीन तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होता है। मीडियन भी हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, बट क्या मोड कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मोड किसको डिनोट करता है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को। और अगर सबकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, लेट्स से हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है एक्स का 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी सबकी दी है 2 2 2, तो क्या कोई भी एक मोड आप इसमें से निकाल सकते हो? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, मोड। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, ये भी हमने डिस्कस किया है। पहला होता है मीन, फिर होता है मीडियन, फिर होता है मोड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है कि मीन में ये जो 3 पार्ट है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो उनको लगता है ये 3 और ये 2, ये 5 मिलाकर के सेंट्रल टेंडेंसी बनता है, पर नहीं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सिर्फ होता है मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन इज नेवर लेस देन ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट? ये रिलेशनशिप हमने बताया था कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, और दोनों ही रिलेशनशिप हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ट्रू, कि अरिथमेटिक मीन कभी ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। नेक्स्ट, इफ द क्लास इंटरवल इज ओपन एंड देन इट इज़ डिफिकल्ट टू एंड। व्हाट इज ओपन एंड? अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो हमने पहले ही बताया कि मीडियन के लिए आपको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर मीन एंड मोड के लिए आपको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अरिथमेटिक मीन, क्योंकि मीन का कैलकुलेशन मुश्किल होता है अगर सीरीज ओपन एंड है तो। नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। अगेन देखो, हमारे पास प्रॉपर्टी पूछ रहा है अरिथमेटिक मीन की, तो कह रहा है कि अगर हम सम कर दें डिफरेंस का, किससे? मीन से, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 0। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। होपफुली ये तो सारे प्रॉपर्टीज आपको लर्न हो गए होंगे अगर आपने हमारी क्लास प्रॉपरली की है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन प्रॉपरली डिस्कस किया है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसीज आर जनरली यूज्ड एज। अब देखो, फ्रीक्वेंसीज किसको शो करता है? नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, इसी को शो करता है कि कितनी बार एक ऑब्जर्वेशन अकर किया है, और वही चीज़ वेट होती है। बेसिकली वेट ये तो नहीं शो करता कि वो कितनी बार अकर किया है, बट उसको वेट अलॉट करता है जो कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी जैसा ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, वेट्स। नेक्स्ट, इन डैश द क्वांटिटीज आर इन रेशियोज। ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, डैश इज नॉट मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। ज्योमेट्रिक मीन। ये सारे पॉइंट्स में हमने कहाँ डिस्कस किए हैं? जब हमने रेलेवेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था तो वहाँ हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहे हैं। और हमने अपनी फर्स्ट क्लास से ही बोला है कि अगर आप हमारी डिटेल डिस्कशन क्लास कर रहे हो तो आपको एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, मीन इज ऑफ डैश टाइप। मीन 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 3। नेक्स्ट, द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? मीडियन को, क्योंकि मोड रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वैल्यू को या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो अकर करता है, और मीन शो करता है किसी भी सीरीज के एवरेज को। नेक्स्ट, मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। येस, इट इज ट्रू, और ये पॉइंट भी हमने अपने रेलेवेंट पॉइंट के साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज 0। देखो, अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो अरिथमेटिक मीन मतलब समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो अरिथमेटिक मीन तो हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो 1 + 0 + 4 भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ये होता है √AB। लेट्स से अब वैल्यू मेरे पास है √16 × 0, तो नो डाउट इसको कैलकुलेट हम नहीं कर सकते।
और हार्मोनिक मीन का जो बेसिक हमने फॉर्मूला बताया था वो बताया था 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b। तो लेट्स से ये वैल्यू हमारी 0 है। तो अगर यहाँ डिनोमिनेटर 0 है तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। न्यूमरेटर 0 होता है तो वैल्यू 0 आ जाती है, बट अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो फिर आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्मोनिक मीन एज वेल एज ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर कोई ऑब्जर्वेशन 0 है तो। नेक्स्ट, डैश डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 2 इक्वल पार्ट्स। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मीडियन।